कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें आइसोमेरिज्म भी पढ़ने हैं। आइसोमेरिज्म में मेनली क्या क्या पढ़ने हैं? तो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें ये चार चीज मेनली पढ़ने हैं, और स्टेरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें स्टडी करने हैं। ज्योमेट्रिकल का टाइप जो है सिस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स, उसके बाद फैक आइसोमर और मर आइसोमर, ये क्या होते हैं हम ज्योमेट्रिकल में पढ़ेंगे। और ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो, लाइबो, ये सब आइसोमेरिज्म होते हैं। तो आज की क्लास में हम बाकी टॉपिक फिनिश करेंगे और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश करेंगे। किसी दिन में एक ही क्लास में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स ये बताऊंगा। ये थोड़ा ब्रॉडर टॉपिक है, एनसीईआरटी में काफी कम दे रखा है, लेकिन हम इसको डिटेल्स से करेंगे। बाकी ये अभी हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम करेंगे, जिसमें ये सब चार टाइप पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये दो चीज आज हम कर लेंगे, मतलब मेनली इसके अलावा हम दो चीज और करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अभी हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला जो था हमारा लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स होते क्या हैं? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो लिंकेज आइसोमर्स जो है मेनली कहाँ पे अराइज होगा? अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर होगा तभी उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे ये थायोसाइनेट लिगेंड है, इसमें जब इसमें सल्फर डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, एक बार में एक ही डोनेट करेगा, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बॉन्डिंग में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा। तो ये जो दोनों फॉर्म है ये क्या कहलाएंगे? लिंकेज आइसोमर्स कहलाएंगे, जो कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। जब एन से होता है तो इसको क्या बोलते हैं? थायोसैनेटो एन बोलते हैं, नहीं तो थायोसैनेटो एस बोलते हैं। ये दोनों लिंकेज आइसोमेरिज्म है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, एक नाइट्राइट लिगेंड है NO2, तो NO2 में N भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है सेंट्रल एटम को और ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो जब ऑक्सीजन देगा इस कंपाउंड में तो उसका जो होगा उसका कलर रेड होगा। ये मेंशन है एनसीईआरटी में कलर, तो एक बार ध्यान से याद करना। जब नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तब उसका कलर येलो होगा। तो ये भी कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में कब अराइज होगा? जब एम्बीडेंटेट लिगेंड होंगे, एक बार कोई और एटम दूसरी बार कोई और एटम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंक के वजह से इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जा रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, इसलिए इसको हम आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बीडेंटेट लिगेंड से रिलेटेड है, इसको याद रखना है बस। अगला हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले समझने हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तभी अराइज होगा जब केटायन एंड एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पे केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अलग अलग, और फिर केटायन और एनायन मिलके क्या बना रहे हैं? पूरा बड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है। ये खुद ही एक कोऑर्डिनेशन है, ये खुद कोऑर्डिनेशन है। दैट मीन्स केटायन एनायन यहाँ दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं। तो अराइज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन केटायन एंड एनायन। यहाँ पर देखेंगे
तो कोबाल्ट के साथ यहाँ पे अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है लिगेंड की तरह, और यहाँ पे Cn लिगेंड है, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। दैट इज बाकी चीजें सेम रहेगा, बस लिगेंड का एक्सचेंज होगा। जो बॉन्ड पहले बना रहा था NH3CO के साथ, अब वो NH3 क्रोमियम के साथ बनाएगा। तो ओवरऑल इनका तो स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। अगर एक साथ राइट करेंगे हम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ जो एटम्स है उतने ही होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो कोबाल्ट एक ही है, दोनों में जो कंपोजिशन है सेम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। और ये इस स्पेसिफिकली इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ओनली लिगेंड का इंटरचेंज हुआ, बाकी चीजें एज इट इज है। लिगेंड का इंटरचेंज से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? अराइज व्हेन काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज अ लिगेंड। काउंटर आयन जैसे मान लो यहाँ पे Br है, तो Br भी एक लिगेंड है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर ले और इसमें से लिगेंड में से एक जो है वो एक काउंटर आयन के फॉर्म में आ जाए। जैसे इन दोनों में देखोगे तो सल्फेट और ब्रोमीन का एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन अंदर आ गया है तो ये बाहर चला गया। तो जो बाहर होता है उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंस। तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे पहले सल्फेट डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हुआ था, है ना, उसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, अब वो प्राइमरी वैलेंस में आ जाएगा यहाँ पे और ये अंदर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे वैलेंस इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर जो बाहर है ओनली क्या है, एक काउंटर आयन है, वो मेन कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर सल्फेट यहाँ पे काउंटर आयन हो गया, ब्रोमीन मेन लिगेंड हो गया। तो जब भी कोई लिगेंड बाहर वाले काउंटर आयन को एक्सचेंज करता है तो उस आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, ब्रोमीन Br माइनस बन जाएगा और ये एक साथ बनेगा। और इसको डालेंगे तो सल्फेट आयन आयोनाइज होगा और ये बनेगा आयोनाइजेशन के फॉर्म में, दो आयन्स बनेंगे, एक ये एक ये। सोल्वेट आइसोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। जो यहाँ पे सल्फेट और ब्रोमीन में हो रहा है, वही सल्फेट की जगह पर अगर वाटर का एक्सचेंज हो तब हम उसको बोलते हैं क्या, सोल्वेट आइसोमेरिज्म। It is a type of ionization isomerism in which H2O is a potential ligand। हमेशा वाटर की बात होगी। Which is either bonded in the metal, which is either bonded to the metal। bonded to the metal का मतलब डायरेक्ट वो सेकेंडरी वैलेंस होगा, और प्रेजेंट एज क्रिस्टल लैटिस, एज प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। मेनली क्या समझने हैं कि जब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जब वाटर का एक्सचेंज हो, जब वो एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कभी कभी ये एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अगर वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, आयोनाइजेशन अगर वाटर का हो रहा है, पहले ये सेकेंडरी वैलेंस था, अगर वो प्राइमरी वैलेंस की तरफ जा रहा है, तब हम इसको बोलेंगे सोल्वेट आइसोमेरिज्म। मतलब सोल्वेट आइसोमेरिज्म कब पाया जाएगा, जब वाटर होगा एज अ लिगेंड, वो अपने पोजीशन चेंज होगा, पहले वो प्राइमरी वैलेंस में होगा फिर वो सेकेंडरी वैलेंस में चला जाएगा, या पहले सेकेंडरी वैलेंस है फिर प्राइमरी वैलेंस में चला जाएगा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे सोल्वेट आइसोमेरिज्म, जो एक आयोनाइजेशन का ही टाइप है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था, यह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो एक बाहर काउंटर आयन है वो क्या कर रहा था,
सेकेंड, पहले प्राइमरी वैलेंस था वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बन गई। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को आयनाइजेशन, अगर यहाँ पे वाटर ऐसे होकर रहा है तो उसको हम सोलवेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये पेपर में कैसे आता है, डेफिनेशन लिखना नहीं आता, बस पहचानने आता है कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म यू कैन फाइंड इन दिस कंपाउंड, इस टाइप से आता है तो पहचानने आना चाहिए इसको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेनली हमें क्या पढ़ने हैं, पीबीटी, उसमें मेनली हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या पता चलता है कि उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कैसे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स उसका शेप क्या है। तो मेनली हमें यही पढ़ने हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये है कि अगर ये एल यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ पर 4 लिगेंड जुड़े हों तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोई जरूरी नहीं है 4 ही जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे अगर डाइडेंटेट लिगेंड है तो एमएल, जैसे डाइडेंटेट लिगेंड ईएन होता है तो यहाँ पे होल ट्वाइस है, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड मान के चलो कि एल क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो अगर 4 जुड़ा है दैट मीन्स उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 एंड dsp2। ये अभी हम सीखेंगे कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करेंगे, अलग अलग क्यों ये डिफरेंट है। इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वैसे भी ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ये इसको हम आगे समझेंगे। तो ये एक नोट करने वाला टेबल है। तो इसका जैसे sp3 है, 4 ही लिगेंड है लेकिन शेप टेट्राहेड्रल होगा, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल ही उसकी क्या होगी, अरेंजमेंट होगी। इसको याद रखने में अब हम फाइंड करना सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमें समझने लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो एक लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, उस जब कोई भी चार्ज जो होता है, कोई भी चार्ज स्पीसीज जब मूव करता है तो उसके अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो कितना उसकी मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा कि वीक फील्ड लिगेंड होगा या इंटरमीडिएट फील्ड लिगेंड होगा। तो आपको जो पढ़ने हैं ये हाइब्रिडेशन में फाइंड करने में हेल्प करेगा। पढ़ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, Cn माइनस और Cu। Cu यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम इसमें कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल लिगेंड। इंटरमीडिएट में हमें पढ़ने हैं NH3 और ये सिर्फ कोबाल्ट में, कोबाल्ट के साथ ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, बाकी सबके साथ लो फील्ड लिगेंड करेगा। इंटरमीडिएट वाले ऐसे ही होते हैं, कुछ स्पेसिफिक के साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे, बाकियों के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। तो NH3 बस हमें याद रखना है कोबाल्ट की तरह। इंटरमीडिएट में आप इंटरमीडिएट में देख यहाँ पे ऐसे ये जो है ना इंटरमीडिएट वाले, ये एक सीरीज है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज है वैसे ये आपका फील्ड कौन से लिगेंड की क्या स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके फॉर्म में हमने अरेंज किया है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, और ये जब सारे क्या है वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन में
थोड़ा सा यूज होगा, फिर इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ज्यादा यूज होगा। हाइब्रिडाइजेशन में बस मैं बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऐसे हो जाएगा, वीक फील्ड है तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टल फील्ड में उसको एप्लीकेशन हम ज्यादा करेंगे। इसको लिखनी है और याद भी करने हैं, नोट्स बनाने हैं। कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, तो एक बार हम सीखेंगे। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा यूज किया है सेकेंड वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, या उससे पहले ही हम ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है, तो ये हम बाद में समझेंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम समझते हैं कि CuF6 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले ये काम है हमारा, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें ओवरऑल कंपाउंड पे 3 माइनस है, तो कोबाल्ट का हमने एक सिलेक्ट कर लिया। फ्लोरीन का 1 नेगेटिव होता है, तो 6 इंटू 1 नेगेटिव इज इक्वल टू -3। तो यहां से फाइंड करोगे x इज इक्वल टू +3 आएगा। दैट मीन्स कोबाल्ट जो है C3+ के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, कोबाल्ट 3+ जो है, कोबाल्ट जो है ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके फिर ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये मत समझना कि इस फ्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, कोबाल्ट ऑलरेडी 3+ के फॉर्म में आके फिर ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 3+ हो गई। अब इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाने हैं, तो एक तो कोबाल्ट का बनाओ। कोबाल्ट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 27, तो कितना होगा, आर्गन के बाद क्या होगा 4s2 3d7, 4s2 3d7 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 इसमें से निकलेगा, एक इसमें से, तो 3d6 बनेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3d6। अब हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, और फिर एक्साइटेड स्टेट में या विद लिगेंड के केस में। तो ग्राउंड स्टेट मतलब विदाउट लिगेंड के केस में क्या होगा अरेंजमेंट, विदाउट लिगेंड। विदाउट लिगेंड में सबसे पहले क्या है, 3d है, 1 2 3 4 5 3d। उसके बाद कौन कौन से ऑर्बिटल खाली है, 4s है और फिर 4p है। ये हो गया 4p। इतने, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुर्न्स रूल को फॉलो करते हुए फिल करोगे। 6 इलेक्ट्रॉन इधर से, ठीक है। और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब ये 12 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में डालेगा। कैसे 12 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके ऑर्बिट में आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, जैसे ये लिगेंड है, तो ये लिगेंड है, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का मतलब ये है 6 इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, फिर इसके ऑर्बिटल में देगा, फिर 6 इलेक्ट्रॉन और देगा उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर 6 इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में देके उससे जुड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा और समझाऊं, जैसे मान लो वाटर है H2O, तो H+ से बॉन्डिंग कैसे बनती है, इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, इसके अंदर जाता है, इसके ऑर्बिटल में जाता है, फिर इसके ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाते हैं।
ऐसे ये भी है, 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के अंदर गया, इसने डोनेट करा, और फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसका और 6 इलेक्ट्रॉन गया है, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएंगे। तो विदाउट लिगेंड ऐसे ही होगा। अब विद लिगेंड में क्या होगा, विद लिगेंड मतलब इसने को 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, बारह इलेक्ट्रॉन क्या करने, एक्सेप्ट करने। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, फुलरीन क्या है, वीक लिगेंड है। फुलरीन क्या है, एक वीक लिगेंड है। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंजमेंट होगी वो हम देखते हैं। फोर जो शेल है उसमें 4D भी है ना, 4D भी है। तो शेल नंबर जो होता है फोर्थ में, तो 4D भी एग्जिस्ट करता है। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है हमेशा फ्रेश ऑर्बिटल में होता है, ये ध्यान रखना है। ये मत समझना कि पहले के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसे कभी भी नहीं होता है। जब भी कोऑर्डिनेशन होता है फ्रेश ऑर्बिटल्स में होते हैं। 12 ऑर्बिटल कैसे खर्च होंगे देखो ध्यान से। 12 मतलब इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इसके लिगेंड के, वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, इसमें तो बनाएंगे नहीं 3D में, क्योंकि इसका कोई भी ऑर्बिटल कंप्लीटली खाली नहीं है। अब क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए आपको। तो एक इसका लिया, 3 इसका लिया और 2 इसका लेगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा विद लिगेंड में। क्या हो जाएगा, विद लिगेंड में 3D तो ऐसे ही खाली रह जाएगा, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होगा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके, 6 ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें एक क्या होगा, एस का होगा, 3 क्या होगा, पी का होगा, और फिर 2 डी के होंगे। 1 2 3 4 5 6। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एस के 1, पी के 3 और डी के 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पहले आए और 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं फिर उससे वो जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, F। इस तरह से इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2। इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। हाई स्पिन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके आउटर ऑर्बिटल में जा रहा है, आउटर शेल्स में जा रहे हैं, अंदर वाले में नहीं आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इसको कौन कौन से, एक तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp3d2, sp3d2 हो गया। क्या बोला जाए, क्या 3D इसमें इन्वॉल्व है, तो 3D इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसके में ऑर्बिटल्स खाली नहीं थे, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है फ्रेश ऑर्बिटल में होगी। तो एक तो ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। दूसरी बात है, इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आगे समझ में आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। इसकी दो तरह की हाइब्रिडेशन थी ना, एक थी sp 6 ऑर्बिटल वाला sp3d2 और d2sp3। इसकी जो है हमारा एक तो बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये समझ में आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि बाहर वाले ऑर्बिटल जो अभी दिख भी नहीं रहे थे, इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपके
कोबाल्ट के उसके बाद वाले ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं इसमें, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, और इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब है अगला एग्जांपल हमारा है K4FeCN6, इस पे चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ये यूज होगा सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडेशन फाइंड करने के लिए। तो स्टेप 1 है हाइब्रिडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर, 4 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का हमें फाइंड करने हैं, और Cn नेगेटिव लिगेंड होता है जिसका 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और ये 0 है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो Fe+2 आएगा, Fe+2, दैट मीन्स Fe जो है +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब विदाउट लिगेंड, अब हमें देखने Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका क्या यूज है, यहीं पे मेन समझना है आपको। आप देखिए विदाउट लिगेंड क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्म में क्या होगा, Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Fe की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d6, Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो विदाउट लिगेंड में क्या होगा, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, और है हमारा 4p ऑर्बिटल। इसके आगे भी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम देखेंगे। विद लिगेंड हम देखने के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, विद लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि जो भी अनपेयर्ड जो होते हैं ना सारा पेयरिंग हो जाते हैं। आप ऐसे कोई एग्जांपल लेके देख सकते हो कि जैसे मान लो आपके घर में कोई अनइम्पोर्टेंट पर्सन आया, आपके घर की मेड आ गई या कोई सर्वेंट आएगा, तो जो सामान जहां पड़ा हुआ है आप कुछ भी नहीं ध्यान दोगे जैसे भी हो, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला है तो जो भी बिखरी हुई चीजें हैं सबको क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। ऐसे याद रखोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो Cn क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी वो अप्रोच करेगा तो जो भी अनपेयर्ड होंगे ना सारा पेयरिंग होगा, सब अंदर चले जाएंगे, सब पेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3d जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, डेट मीन्स 3 ऑर्बिटल में आ सकते हैं। पहले 3 ऑर्बिटल में ये आ गए, तीन ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर है 4s, ये 3d है, ये 4s है और 4p है, और कितने हमें चाहिए ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये मोनोडेंटेट है, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और 6 ऑर्बिटल हमारे लिए प्रेजेंट है। d के 2, एक इसके एक इसके, कितने हो गए, मतलब 3 इसके और इसके 2 इसके एक, 6 हो गए। दैट मीन्स यहां से हाइब्रिडेशन स्टार्ट होगी। तो ऐसे होगा 12 इलेक्ट्रॉन होने हैं, फिर अगले इलेक्ट्रॉन से क्या जुड़ेगा, Cn जुड़ेगा, ये डॉट से मैं इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले तो उसने कोऑर्डिनेट करा 6 इलेक्ट्रॉन और फिर
6 इलेक्ट्रॉन से Cn ने बॉन्ड बनाया है, उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, D2 पहले है, अंदर वाला ऑर्बिटल बॉन्ड, अंदर वाले ऑर्बिटल क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी D2, D में 2, S में 1, P में 3, D2sp3, D2sp3, ये भी ऑक्टाहेड्रल होता है। ये भी ऑक्टाहेड्रल होता है। दूसरी बात ये है, इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये लो स्पिन हाई स्पिन आगे समझ में आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो समझ में आ गया, इनर वाले ऑर्बिटल से बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, D2sp3। और ये क्या पूछा जाता है, ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था आपको, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो पैरामैग्नेटिक था। तो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया गया, या जिसमें जनरली जो लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। ये हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और कलरलेस होगा, डायमैग्नेटिक होता। तो जनरली देख के पहचान लोगे, जिसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो जनरली डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये पिछले वाला एग्जांपल क्या था, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसमें डी में 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो ये हो गया हमारा, ये लो स्पिन हाई स्पिन ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में और जाके समझ में आ जाएगा। और इसका रीजन क्यों पेयर्ड हो जाते हैं, क्यों पेयर्ड नहीं होते हैं, वो क्रिस्टल फील्ड में ही समझ में आएगा, वैलेंस बॉन्ड में उतना समझ में नहीं आएगा आपको। ये हो गया हमारा NiCO4। तो यहां पर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ये कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, x प्लस 0 × 4 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पे मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। तो Na जो है 0 फॉर्म में है, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d28 एटॉमिक नंबर होता है, 3d8 हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए, विदाउट लिगेंड क्या होगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो सेंट्रल मेटल एटम का ही बनेगा। विदाउट लिगेंड क्या होगा, 5 ऑर्बिटल्स किसके हैं, 3d5 है, d के 3d8 है यहाँ पे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, यहाँ पे हुल्स रूल को फॉलो करते हुए पहले 1 1 1 फिल हुआ, फिर पेयरिंग हुआ 6 7 8, 6 7 8 और बाकी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे 4s है, 4s में भी 2 भरे हुए हैं ना, यहाँ पे 4s में भी 2 भरे हुए हैं। और क्या है हमारा, 4p है। विद लिगेंड क्या होगा, विद लिगेंड में हमेशा ध्यान देना, चाहे जहां भी इलेक्ट्रॉन है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे CO भी स्ट्रॉन्ग है, CN भी स्ट्रॉन्ग है, तो CO स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, बाहर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब अंदर आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3D पूरा ही भर जाएगा।
है ना, ये ऑलरेडी भरा हुआ है, ये इसमें आएगा, दो इधर आएंगे, ये पूरा फिल हो जाएगा, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, जो उसके पुराने इलेक्ट्रॉन थे वही है, 3D है। और फिर 4s खाली हो जाएगा यहाँ पे और 4p खाली होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल तो खाली है, यही तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, यही हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले वो डोनेट करेगा, फिर एक से बॉन्डिंग बनेगा। तो इसकी हाइब्रिडेशन जो होगी क्या होगी, sp3 होगी, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स अंदर वाले नहीं बना रहे, बाहर के, अगर इसके बनाते ना तब हम उसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते, अगर यही चीज होता dsp2 तब हम उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। sp3 को इनर, sp3 जो है इसको आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, और sp3d ये भी आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, sp3d2 आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब d पहले आ जाता है ना, या ऐसे आ जाता है dsp2, d पहले अगर आ जाता है तो उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये भी हो गया हमारा। कोबाल्ट मैंने बताया था कि कोबाल्ट के साथ जो है ये इंटरमीडिएट वैसे है, कोबाल्ट के साथ ये किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है कोबाल्ट के साथ, ध्यान रहे। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि इसकी मैग्नेटिज्म क्या है, तो ये भी हमारा सारे क्या था यहाँ पे, सारे पेयर्ड हो गया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो डायमैग्नेटिक है, ध्यान रखना। इसका देखते हैं क्या होगा, कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यहाँ पे 3+ था, 4+ नहीं था, ध्यान। तो वही यहाँ पे ये 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है NH3, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा कोबाल्ट का, 3+ हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3+। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन के बाद 4s2 3d7, कोबाल्ट 3+ की क्या हो जाएगी, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3d कितना हो जाएगा, 6। तो विद लिगेंड, विदाउट लिगेंड क्या होगा, ये इजी है, विदाउट लिगेंड क्या होगा, 3d6 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 4s खाली है इसका, और 4p खाली है। विद लिगेंड, तो विद लिगेंड यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो NH3 जो होगा, NH3 कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो जो भी अनपेयर्ड हैं सारे पेयर्ड होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 3 ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट लिख लेना, NH3 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद कोबाल्ट, ये मैंने लिखवाया भी था।
ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल में सारे भर जाएंगे। फिर फ्रेश ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, दैट मीन्स टोटल 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल यहाँ फ्रेश दिख रहे हैं, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp d2 में भी फिल होगा ना, d2 sp3, d2 sp3। ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, सारे पेयर्ड होंगे, डायामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी इजी है, निकेल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें, x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स यहाँ पे x जो है +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। Ni की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, आर्गन के बाद 28 एटॉमिक नंबर होता है, तो 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Ni2 प्लस बनेगा और कन्फिग्रेशन 3d8 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, विदाउट लिगेंड, थ्री डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8 3D है। फिर 4s की एक ऑर्बिटल है और 4p के 3 ऑर्बिटल है। विद लिगेंड, क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। विद लिगेंड में क्या होगा, सेम रहेगा, डी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हो गया 8। ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएंगे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका टोटल कितने, 4 ही है ना, 4 ऑर्बिटल चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल्स चाहिए। क्या होगा इसका, sp3 होगा इसका अरेंजमेंट, लेकिन ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और कुछ इसमें कुछ एक्सेप्शन और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो वो वीडियो के में 1-2 पिक्चर मैं डालूंगा, तो उसको आप लोग नोट करना।